हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो 3 फेज पावर है उसका मेज़रमेंट किस तरीके से करते हैं। जो वाट मीटर है उसकी हेल्प से हम पावर का मेज़रमेंट कैसे करेंगे। जैसे एक मेथड है 3 वाट मीटर मेथड, और एक जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम 2 वाट मीटर की हेल्प से 3 फेज पावर को कैसे मेज़र करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है 3 फेज पावर मेज़रमेंट। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हालांकि जो मेजरमेंट सब्जेक्ट है उसमें इसको एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम नेटवर्क में एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी हमने जो 3 फेज सर्किट्स हैं उनको सोल्व करना सीख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो वाट मीटर है वो पावर को कैसे मेज़र करता है। तो पहले तो ये याद रखो कि वाट मीटर रियल पावर मेज़र करता है, रियल या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एवरेज पावर। और अब देखिए जो वाट मीटर है इसमें क्या होता है। देखो यहाँ पर 2 कॉइल होती हैं, एक करंट कॉइल होती है जो करंट मेज़र करती है, और जो दूसरी कॉइल होती है वो पोटेंशियल कॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मान लो पोटेंशियल कॉइल और इसको मान लेते हैं यहाँ पर करंट कॉइल। तो जो करंट कॉइल है इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है, और जो ये पोटेंशियल कॉइल है इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, हाई को हमने इन्फिनिटी से डिनोट किया है। तो यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल कॉइल है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये तो वोल्टेज मेज़र करेगी, और जो ये करंट कॉइल है ये हमें करंट की वैल्यू मेज़र करेगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसकी जो एवरेज वैल्यू है ये हमें वाट मीटर से मिलती है। तो ये तो वाट मीटर कैसे पावर मेज़र करता है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी है ये, इसको डिटेल में हम मेजरमेंट में समझेंगे। यहाँ पर केवल इतनी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए अब हम किस तरीके से पावर को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बता रहे हैं 3 वाट मीटर मेथड। वाट मीटर मेथड, तो देखिए इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। जो लोड है उसके 3 फेज में 1-1 वाट मीटर लगा देंगे, और तीनों फेज की जो एवरेज पावर है उनको जो सभी वाट मीटर हैं वो 1-1 फेज की कैलकुलेट करेंगे, और सबका एडिशन सिंपली क्या होगा वहाँ पर जो नेट एवरेज पावर है 3 फेज लोड में वो। जैसे यहाँ पर देखिए डायग्राम की हेल्प से समझिए, यहाँ पर कोई 3 फेज लोड है, थ्री फेज लोड। ये स्टार कनेक्शन या फिर डेल्टा कनेक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डेल्टा और वाई कनेक्टेड, और ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके 3 फेज हैं, और तीनों फेज में हमने क्या किया 1-1 वाट मीटर लगा दिया। यहाँ पर देखो वाट मीटर की ये क्या है करंट कॉइल, और ये क्या है पोटेंशियल कॉइल। और इसी तरीके से दूसरा फेज है, देखो यहाँ पर दूसरा फेज है, और यहाँ पे भी दूसरा वाट मीटर है, इसकी करंट कॉइल, और यहाँ पर पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, और इसी तरीके से हम बात करें तीसरे फेज की, तो यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे भी तीसरा वाट मीटर जिसकी करंट कॉइल, और यहाँ पर पोटेंशियल कॉइल। अब देखो यहाँ पर ये किस तरीके से पावर मेज़र करेंगे। अब इन पोटेंशियल कॉइल का कनेक्शन कैसे करें। तो सिंपली
अगर जो लोड है वो अगर स्टार कनेक्टेड है तो उसके न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे, और अगर डेल्टा कनेक्शन है तो इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर मान लो कि हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। और अगर ये जो लोड है वो स्टार कनेक्शन होता तो इसको, इस पॉइंट को हम उसके न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते। तो यहाँ पर आई होप भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मान लो जो फेज हैं इनको ABC नाम दे रहे हैं। तो पावर कैसे मेज़र होगी वो एक बार देख लो। यहाँ पर जो ये वाट मीटर 1 है ये हमें पावर P1 देगा, ठीक है। हम केवल किस पावर की बात कर रहे हैं, रियल या फिर एवरेज पावर की। तो ये जो पहला फेज है इसकी हमको जो एवरेज पावर है वो मिल गई। और इसी तरीके से जो ये सेकंड वाट मीटर है, वाट मीटर नंबर 2, ये हमें दूसरे फेज की रियल पावर देगा। और इसी तरीके से वाट मीटर 3 तीसरे फेज की हमें रियल पावर देगा। तो इनका जो समेशन है वही हमें नेट एवरेज पावर मिलेगी किसकी, 3 फेज लोड की। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। हमने तो तीनों फेज की जो पावर है वो अलग अलग कैलकुलेट कर ली। तो ये तो कॉस्टली मेथड हो गया, ये तो कोई भी कर सकता है। अगर 1 वाट मीटर से एक फेज की पावर मेजर कर सकते हैं तो 3 फेज के लिए हमने 3 वाट मीटर यूज़ कर लिए। लेकिन जो बेस्ट मेथड होगा वो अभी से अगला टॉपिक होगा 2 वाट मीटर मेथड। उसमें हम कैलकुलेशन भी करेंगे। इसमें तो कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सभी वाट मीटर एक एक फेज की जो एवरेज पावर वो कैलकुलेट कर लेंगे, उनका समेशन हमें नेट एवरेज पावर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसमें देखिए कि कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। जो सेकंड मेथड है इसको देखिए, इसको अब यहाँ पर हम प्रूफ भी करेंगे, 2 वाट मीटर मेथड। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसकी डेरिवेशन करते हैं और समझाते भी हैं कि ये जो पावर है किस तरीके से मेज़र की जाती है। तो एक्सप्लेन कर रहे हैं वाई कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर एक वाई कनेक्टेड लोड है 3 फेज। यहाँ पर देखो फेज को नाम दे देते हैं A, B एंड C। और हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, बैलेंस्ड, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें जो लोड है वो क्या मान रहे हैं, बैलेंस्ड। मीन सिस्टम को ही हम बैलेंस्ड मान के चलते हैं, ठीक है। और जो अनबैलेंस्ड सिस्टम है उसको पावर सिस्टम में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इम्पीडेंसेज हैं वो मान लेते हैं क्या है, Z एट एन एंगल थीटा। अब देखिए जो ये तीनों फेज हैं यहाँ पर हम केवल 2 वाट मीटर यूज़ करेंगे। तो किन्हीं भी 2 फेज में हम वाट मीटर लगाएंगे और तीसरे को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे उसको देखो। ये क्या है, करंट कॉइल, और यहाँ पर ये क्या है, पोटेंशियल कॉइल। और देखिए इसी तरीके से इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। कनेक्शन देख लो एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है गेट में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जो इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सेकंड वाट मीटर है, 2 ही वाट मीटर यूज करेंगे यहाँ पर। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल कॉइल। और जो C फेज है इसमें हमने कोई वाट मीटर नहीं लगाया। तो अगर हम 2 वाट मीटर मेथड से, देखो मैं एक बार जो 3 वाट मीटर मेथड है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम की हेल्प से। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो तीनों फेज हैं उसमें वाट मीटर लगाते तो पोटेंशियल कॉइल को हम इस न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं। तो मैं बस केवल एक फेज के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो ये जो पोटेंशियल कॉइल है ये यहाँ की जो वोल्टेज है इसको मेज़र करता, और इसमें कितनी करंट जा रही है वो करंट कॉइल मेज़र करती है। क्योंकि यहाँ पर तो कोई करंट जाती नहीं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना माना हमने, काफ़ी आई।
तो इसके एक्रॉस जो फेज 1 है, फेज ए है, इसके एक्रॉस हमें वोल्टेज भी मिल गया, इसके थ्रू हमें करंट भी मिल गई। तो इसकी एवरेज वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं जो वाट मीटर है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने जो 3 फेज वाट मीटर है उसको एक्सप्लेन किया था। तो वो यहाँ पे आप समझ सकते हो। लेकिन जो 2 वाट मीटर मेथड है, इसमें इन कोयल को, जो ये पोटेंशियल कोयल है, इनको हम इस लाइन से कनेक्ट करते हैं जो एक फेज बच गया उससे। इसको न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं करते। ये वाट मीटर 1 है, यहाँ पर वाट मीटर 1, ये हमें पावर देगा P1। और ये वाट मीटर नंबर 2 है। देखो किन्हीं भी 2 फेज में लगा सकते हो, मैंने ए और बी फेज में लगाई, आप ए और सी फेज में भी लगा सकते हो। ठीक है, रिजल्ट वही आएगा। यहाँ पर वाट मीटर 2 और ये एवरेज पावर क्या देगा, P2। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि जो P1 प्लस P2 है वो किसके इक्वल आना चाहिए। जो 3 फेज रियल पावर हम फाइंड आउट करते हैं, √3 VLRMS ILRMS cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये अभी हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर ये फेज ए है, यहाँ पर सी और यहाँ पर बी। फेज सीक्वेंस हम मान लेते हैं क्या है, ABC। फेज सीक्वेंस ABC। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर हमने फेज सीक्वेंस क्या मानना है, ABC। तो यहाँ पर अगर VAN की बात करें तो क्या मान सकते हैं बताओ, VM cos ओमेगा टी। इसी तरीके से VBN क्या मान सकते हैं बताओ, VM cos ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। एंड VCN क्या अज्यूम कर सकते हैं, VM cos ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर जो करंट IA है इसकी वैल्यू क्या आएगी, IA इक्वल्स टू फेजर फॉर्म में VM एट एन एंगल 0 डिग्री अपॉन Z एट एन एंगल थीटा। तो ये वैल्यू आएगी VM डिवाइडेड बाई Z एट एन एंगल माइनस थीटा। तो IA की वैल्यू क्या लिख सकते हैं टाइम डोमेन में, VM बाई Z कोस ओमेगा टी माइनस थीटा। तो सिंपल इसको लिख सकते हैं IM कोस ओमेगा टी माइनस थीटा। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो IB है इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बताओ, IB इक्वल्स टू IM कोस ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस 120 डिग्री। तो ये तो इन जनरल हम 3 फेज में अज्यूम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अगर फेज सीक्वेंस ABC है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो वाट मीटर की जो पावर कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी। तो अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ कि जो रियल पावर है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। यहाँ पर मान लो कोई लोड है, यहाँ पर प्लस माइनस VT है, मान लो VM कोस ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पर मान लो IT है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर चुके वैसे हम, VT इक्वल्स टू VM कोस ओमेगा टी प्लस थीटा V एंड IT इक्वल्स टू IM कोस ओमेगा टी प्लस थीटा I। तो यहाँ से जो रियल पावर आती है वो क्या आती है बताओ, VM IM बाई 2 कोस ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। इसको हम लिख सकते हैं VRMS IRMS कोस ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। मीन्स हमें केवल लोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम रियल पावर सिंपली लिख सकते हैं VRMS IRMS कोस ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। अब ये ही चीज़ें यहाँ पर है। देखो यहाँ पर जो वाट मीटर 1 है ये पावर कैसे मेज़र करेगा, रियल पावर। हमें यहाँ से रियल पावर देखनी है, तो ये करंट और जो ये वोल्टेज है इसकी वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो सिंपली VRMS IRMS कोस ऑफ थीटा V माइनस थीटा I अप्लाई कर देंगे। तो अगर वाट मीटर 1 से हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगी, P1 के लिए जो वोल्टेज है वो क्या होगी, VAC। और VAC कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ, VA माइनस VC इक्वल्स टू VA की वैल्यू क्या है, VA की वैल्यू है VM एट एन एंगल 0 डिग्री माइनस VM एट एन एंगल प्लस 120 डिग्री। तो
तो क्या आएगी ये वैल्यू, √3 Vm एट एन एंगल -30 मीन्स VAC को अगर टाइम डोमेन में लिखें तो क्या आएगी ये वैल्यू, √3 Vm cos ω-t -30 ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम जो वाट मीटर नंबर 2 है इससे हम पावर निकालेंगे। तो देखो ये किस पोलरिटी में निकाला है, ऐसे। अब कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस मीन्स VBC। तो VBC फाइंड आउट करते हैं इसी तरीके से, लेकिन देखो हमें जो पावर 1 है पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं P1। इसके लिए हमें वोल्टेज मिल गया। अब यहाँ से हम करंट फाइंड आउट करते हैं। तो करंट की वैल्यू क्या है बताओ, IAT की वैल्यू क्या है, Im cos ω-t -θ। तो अब आपको वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो अब आप सिंपली क्या करोगे, रियल पावर के लिए P1 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो √3 Vm इंटू Im cos θV θi, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया ना आपको, Vm Im बाई 2 cos θV θi। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, √3 Vm Im cos θ -30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पावर P1 हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसी तरीके से पावर P2 कैलकुलेट करते हैं। तो पावर P2 के लिए हम क्या करेंगे, हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है और करंट फाइंड आउट करनी है। तो करंट की वैल्यू तो पता ही है, वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करोगे, VBC मीन्स VB - VC इक्वल्स टू Vm एट एन एंगल -120 Vm एट एन एंगल +120। तो ये वैल्यू क्या आएगी, √3 Vm एट एन एंगल 90। तो इसको टाइम डोमेन में कैसे लिखेंगे, √3 Vm cos ω-t +90। और जो करंट है वो बताओ क्या है, IB, इसकी वैल्यू है Im cos ω-t -θ -120। तो यहाँ से हम P2 क्या लिख सकते हैं बताओ, Vm Im बाई 2 cos θV θi। तो ये वैल्यू क्या होगी, √3 Vm Im बाई 2 cos ऑफ θ +210। तो ये हमने दोनों पावर कैलकुलेट कर ली। देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम किस तरीके से पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जो वाट मीटर 1 है ये कहाँ से वोल्टेज मेजर कर रहा है बताओ, A से C के बीच में। तो ये तो हमारा वोल्टेज होगा फॉर्मूले के लिए, ठीक है। और करंट की वैल्यू फेज A से मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लोड समझ के चलो, यहाँ पर ऐसे कोई लोड कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल गई, इसके थ्रू हमें करंट मिल गई, ठीक है। लोड का कनेक्शन चाहे आगे कैसे भी हो तो हम एवरेज पावर लिख सकते हैं, ठीक है। वही मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप नाउ यू गोट द पॉइंट कि हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपली हमें नेट पावर निकालनी है, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, जो हम पहले प्रूफ कर चुके 3 फेज रियल पावर के, √3 VLRMS ILRMS इंटू कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर देखो P1 + P2 क्या आएगा, √3/2 Vm Im। तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, cos θ -30 प्लस cos θ +210। तो यहाँ पर हमें पता है cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos C + D/2 इंटू cos C - D/2। तो यहाँ पर P1 + P2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, √3
VM IM डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 2 कोस C प्लस D बाई 2 मीन्स थीटा प्लस थीटा और ये वैल्यू कितनी बचेगी -180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस C माइनस D बाई 2 C माइनस D बाई 2। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या आएगी ये वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल, √3 VM IM और यहाँ पर क्या आएगा कोस थीटा माइनस 90 डिग्री इंटू कोस, यहाँ पर थीटा से थीटा क्या होगा कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा -120 डिग्री। तो यहाँ पर अब देखिए क्या आएगा ये √3 VM IM, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, जो किसके इक्वल होता है बताओ साइन थीटा के। तो यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा और यहाँ पर कोस -120 डिग्री को लिख सकते हैं कोस 120 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे कोस 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या आएगा माइनस साइन 30 डिग्री मीन्स -1/2। तो यहाँ पर क्या आएगा -1/2। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की है। देखो कहाँ पर, यहाँ पर देखिए हमने कहाँ पर मिस्टेक की है। देखो VAN ठीक है और इसी तरीके से IA भी ठीक है, IB भी ठीक है, ठीक है। और अगर VAC की बात करें तो इसको एक बार मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ VAC को, तो ये एंगल ठीक है एट एन एंगल -30 डिग्री। अब VBC को एक बार और चेक कर लेते हैं, तो हाँ VBC में -90 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये मिस्टेक की है। तो यहाँ पर क्या करेंगे -90 डिग्री, यहाँ पर इसको हटाओ, यहाँ पर -90 डिग्री। तो यहाँ पर जो P2 है इसमें चेंज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो प्लस थीटा और प्लस 120 डिग्री, तो यहाँ पे बचेगा प्लस 30 डिग्री। कितना बचेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज कर लो, यहाँ पर कितना आएगा 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री होने से अब देखो फॉर्मूला लगाओ 2 cos C प्लस D, तो यहाँ पर क्या आएगा थीटा प्लस थीटा और ये फिर क्या बचेगा 0, तो ये हट जाएगा इंटू कोस, यहाँ पर क्या आएगा थीटा -30 फिर माइनस, फिर क्या आएगा थीटा और ये भी क्या आएगा -30। तो यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा -60 डिग्री और -60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -30। और कोस -30 की वैल्यू क्या होगी सिंपली कोस 30 के मीन्स √3/2। तो ये वैल्यू यहाँ से हट के क्या आएगी √3/2 और ये वैल्यू क्या आएगी कोस थीटा। तो अब सही आ गया आंसर, देखो 3 VM IM कोस थीटा बाई 2। तो फेज वोल्टेज की RMS में लिखेंगे तो क्या आएगा 3 फेज, ये VM IM किससे रिलेटेड है फेज से, V फेज RMS I फेज RMS कोस थीटा, और लाइन की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा √3 टाइम्स। तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों की पावर का समेसन क्या आएगा 3 फेज रियल पावर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है। अगर मैं P1 माइनस P2 कैलकुलेट करूँ तो P1 माइनस P2 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो P1 की वैल्यू क्या है P1 माइनस P2, तो यहाँ से लिख सकते हैं √3/2 VM IM, यहाँ पर क्या आएगा कोस थीटा माइनस 30 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा प्लस 30 डिग्री। तो इसको सोल्व करो कोस C माइनस कोस D का फॉर्मूला यूज़ करके, कोस C माइनस कोस D इक्वल्स टू 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। तो P1 माइनस P2 क्या आएगा √3/2 VM IM, और यहाँ पर क्या आएगा देखो 2 साइन C प्लस D/2 मीन सिंपली आएगा थीटा इंटू साइन
डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू, तो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा √3 VMIM, और यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई √3 V फेज RMS I फेज RMS इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से अगर इम्पीडेंस एंगल फाइंड आउट करें, देखो यहाँ पर अगर P1 + P2 बाई P1 - P2 कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, देखो 3V फेज RMS I फेज RMS कोस थीटा डिवाइडेड बाई √3 V फेज RMS I फेज RMS साइन थीटा। तो यहाँ से हम जो tan थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं, देखो √3 P1 - P2 अपॉन P1 + P2। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख देते हैं। देखो ये जो पावर फैक्टर एंगल है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन से वाटमीटर की जो पावर है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम थीटा का मैग्नीट्यूड लिखें, या फिर ऐसा मान लो कि अगर यहाँ पर जो tan थीटा है इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या आएगा √3 P1 - P2 अपॉन P1 + P2। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हो कि जो रिएक्टिव पावर है उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, √3 टाइम्स P1 - P2। अगर इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 3V फेज RMS I फेज RMS साइन ऑफ थीटा। यही क्या होती है रिएक्टिव पावर। तो जो रिएक्टिव पावर है ये हम इसके डिफरेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। वो कैसे, देखो हमने क्या किया, जो फेज C है उसको हमने क्या लिया कॉमन, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू √3 P1 - P2 अपॉन P1 + P2, ठीक है। P1 + P2 तो ऑलवेज 3 फेज पावर के इक्वल आएगा। और अगर हम फेज B को अगर कॉमन माने तो जो tan थीटा आएगा वो क्या आएगा √3 P2 - P1 अपॉन P1 + P2। बुक में ये गिवन है, ठीक है। अगर इन जनरल आपको P1 P2 दे दिया जाए और कुछ नहीं बताए तो आप फेज B को कॉमन मान सकते हैं, लेकिन वैसे उसको बताना पड़ेगा, जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाया है उनको बताना पड़ेगा कि हमने वाट मीटर किस फेज में कौन सा लगाया है, ठीक है। तो इसमें जो फेज B में अगर हम फेज B को कॉमन माने तो यहाँ पर P2 - P1 हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो इजीली। इस बार आप फेज B को कॉमन मान लो, फेज A और फेज C में वाट मीटर लगा दो, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए, बुक में किस कारण से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और बाकी ये जो रिज़ल्ट है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अगर हमसे यहाँ पर रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो अगर हमें डिफरेंस पता होगा तो मैग्नीट्यूड में तो चाहे P1 - P2 हो या फिर P2 - P1 हो, वो रिजल्ट तो सेम आएगा। तो अगर इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वहाँ पर ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर या तो आप जो डेरिवेशन है वो करोगे, वो तो पॉसिबल है नहीं एग्ज़ाम में करना, इसलिए जो रिजल्ट्स हैं ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर रिएक्टिव पावर का रिजल्ट आया है ना, और ये रिजल्ट कब आए, जब हमने फेज C को कॉमन माना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो tan थीटा लिखा हमने, और इसी तरीके से P1 - P2 का जो रिज़ल्ट लिखा और P1 + P2, ये रिज़ल्ट आपको याद होने चाहिए। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। थैंक यू।